नमस्कार। आज हम बात करेंगे विशिष्ट उपग्रुप तथा विभाग ग्रुप। अब देखो क्या होता है विशिष्ट उपग्रुप तथा विभाग ग्रुप। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विशिष्ट उपग्रुप। इसको बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखो विशिष्ट उपग्रुप क्या होता है, किसी ग्रुप जी का उपग्रुप होगा n, कोई ग्रुप जी है उसका उपग्रुप है n है, वो जी का विशिष्ट उपग्रुप कब कहलाएगा, कंडीशन क्या होगी कि एन जी बराबर जी एन, प्रत्येक जी बिलोंग टू जी के लिए, प्रत्येक जी बिलोंग टू जी के लिए एन के जी में वाम से समुच्चय और दक्षिण से समुच्चय क्या हो, इक्वल हो, तब क्या करेगा एन जी का विशिष्ट उपग्रुप। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो किसी ग्रुप जी का उपग्रुप एन है, वो जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि प्रत्येक जी बिलोंग टू जी एन बिलोंग टू एन, तब जी एन जी इनवर्स होगा, वो भी किस में आना चाहिए, एन में आएगा, तब अपन बोलेंगे कि जी एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तो अपने को ध्यान रखना विशिष्ट उपग्रुप किसे कहते हैं, कोई ग्रुप जी है उसका उपग्रुप एन है, वो विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा। कंडीशन ये होगी कि प्रत्येक जी बिलोंग टू जी एन बिलोंग टू एन, देन जी एन जी इनवर्स होगा, वो भी किस मानना चाहिए, एन मानना चाहिए। अब देखो आगे अगर किसी ग्रुप जी के निम्न दो उपग्रुप हो, एक तो प्रत्यक्ष अवयव वाला और दूसरा हो जी सेम, इन दोनों उपग्रुपों को अपन क्या बोलेंगे, अगर ये विशिष्ट उपग्रुप है तो इस विशिष्ट उपग्रुप को अपन बोलेंगे विषम विशिष्ट उपग्रुप। से विषम विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। किसी ग्रुप जी के निम्न दो ग्रुप, एक तो प्रत्यक्ष अवयव वाला ग्रुप, प्रत्यक्ष अवयव भी एक ग्रुप बनाता है और उसको और जी सेम को इसे अपन कहेंगे विषम विशिष्ट उपग्रुप। इसके अलावा जी के जितने भी विशिष्ट उपग्रुप को उसे उचित विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। अब देखो अगर ग्रुप जी है उसके दो विशिष्ट उपग्रुप कौन कौन से, एक तो तत्सम अवयव वाला और एक जी सेम, इसको तो बोलते हैं विषम विशिष्ट उपग्रुप या तुच्छ विशिष्ट उपग्रुप। इसके अलावा जी के जितने भी विशिष्ट उपग्रुप होंगे उसे हम बोलेंगे उचित प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, विशिष्ट उचित विशिष्ट उपग्रुप कहते हैं। आगे देखो, आगे है सरल ग्रुप। एग्जाम क्वेश्चन आता है अक्सर कि सरल ग्रुप को परिभाषित कीजिए। अब सरल ग्रुप इसको बोलते हैं सिंपल ग्रुप। अब देखो सिंपल ग्रुप क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप जी है वो सिंपल ग्रुप कब कहलाता है कि उसका क्या हो, कोई भी उचित उपग्रुप न हो। किसी ग्रुप जी के लिए उनका कोई भी उचित उपग्रुप न हो तब उसे सरल ग्रुप कहते हैं। उचित विशिष्ट उपग्रुप न होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी ग्रुप जी का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप न हो तो उस ग्रुप को अपन कहते हैं सरल ग्रुप। अब देखो जितने भी, अगर मान लो जी क्या है, जी की कोटि क्या है, अबाधी है। अगर जी की कोटि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, अबाधी है, तब इसके दो ही उपग्रुप होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो बनेगा तत्सम अवयव वाला ई वाला,
और ये बनेगा GCN। अगर ये इसके अलावा तीसरा ग्रुप बनेगा नहीं। अगर ये दो विशिष्ट ग्रुप होंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अगर ऑर्डर ऑफ G क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तब जो ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा? सरल ग्रुप होगा। आपने पढ़ा था भी लाग्रांज में, उसमें कथन क्या था कि ग्रुप प्रॉपर्टी भाग जाता है तो जो अभाज्य ग्रुप होगा उसके केवल इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? दो ही उपग्रुप बनेंगे, और वो किसका एग्जाम्पल होगा? सरल ग्रुप का। आप देखो अपने एग्जाम्पल लेते हैं विशिष्ट उपग्रुप का। आपने को दिया हुआ है ग्रुप G बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और H क्या देगा, और ये गुणन शक्ति दी हुई इसमें साथ में का उपग्रुप H। H वैल्यू क्या देखो, H वैल्यू है 1 और -1, 1 और -1, और इसमें भी जरूरी गुणन है। क्या ये इसका विशिष्ट उपग्रुप है? अब जब हम चेक करना है, अपने को G ग्रुप दिया हुआ है और G अवयव है 4 अवयव, सक्रिय गुणन सक्रिय है, और इसका उपग्रुप है वो H है, और H में दो अवयव हैं 1 और -1, और सक्रिय है गुणन। अपने को पता करना क्या ये विशिष्ट उपग्रुप है। अब जब अपने चर्चा की थी विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा क्या थी? एक ग्रुप G है और उसका उपग्रुप N है, वो G का विशिष्ट उपग्रुप कब होगा? कंडीशन क्या थी कि प्रत्येक G belong to G, N belong to N, तो इम्प्लाई दैट क्या होना चाहिए? G and G इनवर्स belong to N होना चाहिए। तब अपन बोलेंगे N है वो G का विशिष्ट उपग्रुप है, और विशिष्ट उपग्रुप का सिंबल ये होता है N नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। अब देखो अपन चेक करते हैं इसमें, आप देखो G का कोई भी अवयव ले लो, जैसे G का आपने ले लिया मान लो सपोज आयोटा, और देखो N इसके भाई यहाँ पर देखो N X बदल गया, इसको N बोल दो, ये N है, N का इसका उपग्रुप है। अब देखो N बिलोंग टू, अब N का कोई अवयव ले लो, आप सपोज दैट आपने ले लिया 1, N का अवयव लिया 1। आगे देखो G बिलोंग टू G, N बिलोंग टू N, G and G इनवर्स। अब देखो G इनवर्स क्या होगा? आयोटा का प्रतिलोम क्या होता है? आयोटा का प्रतिलोम माइनस का आयोटा होता है। तो देखो अब इसको आप गुणन सक्रिय करो, सक्रिय ये बनेगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर 1 का -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1, जो किसमें आना चाहिए? N आना चाहिए, और जो N में मैंने बिलोंग करा है, इसका मतलब ये है प्रत्येक अवयव के लिए कंडीशन होगा। कोई भी अवयव ले लो और चेक कर लो, आप जैसे माइनस का आयोटा ले लो G की जगह, और N का अवयव जैसे आपने 1 ले लिया, इसका परिणाम क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा? माइनस का आयोटा स्क्वायर, और इसका मान ये करेंगे तो में आएगा। इसका मतलब कि प्रति अवयव की अपनी कंडीशन चेक कर सकते हैं। G के प्रति अवयव की कंडीशन फॉलो होगी तो क्या होगा? देखो N है वो नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होगा, इसको बोलेंगे विशिष्ट उपग्रुप ऑफ N, विशिष्ट उपग्रुप होगा G का। कैसे अपने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने को G में से दिया निम्न मैट्रिक्स ग्रुप, मैट्रिक्स का ग्रुप है कुछ मिला है G बराबर है वो 1 0 0 1, 1 0 तो यहाँ है आयोटा 0 0 आयोटा,
और ये देखो इसमें अभी 0 आयोटा आयोटा 0 और है 0 -1 0। ये अवयव है जी के। और इसका ऊपर दे रखा है वो लिख दिया देखो एच में कौन सा अवयव देखो एस में भी कौन सी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और दूसरी है हाँ आयोटा 0 0 आयोटा। ये अवयव है एच के। अब अपने को दिखाना है कि जी है वो एच है वो जी का विशिष्ट उपरूप है या नहीं है। अब देखो अपने बात की थी कि आप एक जी का प्रत्यय अवयव की कंडीशन बोलोगी। कंडीशन क्या बोलोगी कि प्रत्यय जी बिलोंग टू जी। अब देखो एच का अवयव लेंगे, मान लीजिए एच बिलोंग टू एच, तब क्या होगा कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच। तब अपन बोलेंगे ये क्या आ जाएगा इसका विशिष्ट उपग्रुप होगा। अब देखो अपन लेते हैं चेक करते हैं। सपोज मैंने अभी ले लिया जी का, ये देखो आयोटा 0 0 और आयोटा, ये अभी लिया मैंने जी का। अब देखो एच का भी अभी ले लो, चलो एच का आपने अभी ले लिया 1 0 0 1। अब आगे देखो जी इनवर्स मैट्रिक्स का जी इनवर्स कैसे निकालते हैं, दो मैट्रिक्स का जी इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे ये जी दिया आपने, इसका देखो जी इनवर्स कैसे निकलेगा। ये तो जी है, ये मान लो एच है और ये जी इनवर्स है। अब देखो जी एच इनवर्स होगा, देखो क्या आएगा, मुख्य विकर्ण अवयव को चेंज करते हैं और बाकी अवयव को चेंज करते हैं, वैसे ये सेम ही आएगा। अब देखो इसको हम सक्रिय करवाएंगे, बीच में गुणन सक्रिय है तो कराओ गुणन। पहले लोग इन दोनों को गुणा करेंगे तो पंक्ति और इस विधि से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आयोटा, इसका देखो क्या बनेगा 0, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, देखो मैट्रिक्स गुणा करें अपन तो क्या होगा देखो 0 और ये 0 और इसका फिर वापस इससे करेंगे तो बन जाएगा आयोटा। और ये आगे देखो इसको वापस लिख देंगे आयोटा 0 0 आयोटा। अब वापस इसका गुणा कराते हैं, देखो क्या आएगा पंक्ति और इस विधि से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे आयोटा स्क्वायर हाँ प्लस देखो 0 0 का 0 हो जाएगा। आगे जो प्रथम पंक्ति को सेकंड स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 0 ये 0। अब देखो सेकंड पंक्ति को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे क्या आएगा 0 ये 0। अब सेकंड पंक्ति को सेकंड कॉलम से गुणा करते हैं तो क्या होगा देखो 0 और ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। अब देखो इसमें दिया हुआ अवयव तो ऐसे था प्लस माइनस ये अवयव प्लस माइनस हो चुके हैं ऐसे दिया हुआ है। अब देखो -1 0 इसका मान 0 है और आयोटा स्क्वायर का मान कितना माइनस का 1 या इसको ऐसे लिख सकता हूं देखो -1 बाहर लिख दूं और ये 2 1 0 0 1। अब देखो जी अवयव है ये आप जी का एच दिया एच का और जी इनवर्स की सक्रिय करवाइए तो वापस क्या देखो किसका अवयव आ रहा है एच किसका अवयव इसका आ रहा है एच का। तो इसका मीनिंग ये बिलोंग टू एच है तो अपनी कंडीशन फॉलो हो गई कि जी बिलोंग टू जी एच बिलोंग टू एच और जी एच जी इनवर्स बिलोंग टू एच। तब अपन बोलेंगे एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। एच है वो जी का क्या है विशिष्ट उपग्रुप है। अब जब आगे करने हैं पढ़ने हैं किसी ग्रुप जी के दो विशिष्ट
उपग्रुपों का सारांश भी एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। तब उत्तर कथन क्या है? किसी ग्रुप जी का दो विशिष्ट उपग्रुपों का सारांश उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। माना जी एक ग्रुप है तथा N1 व N2 जी के दो विशिष्ट उपग्रुप है। जी एक ग्रुप है और N1 और N2 क्या है? जी के दो विशिष्ट उपग्रुप है। अब देखो अपन क्या करते हैं, भाई देखो अपन पढ़ा था, हम जानते हैं कि किन्हीं दो उपग्रुपों का सारांश भी एक उपग्रुप होता है। ये अपने शब्द में सिद्ध कर देता कि किसी ग्रुप के दो उपग्रुपों का सारांश भी क्या होता है? उपग्रुप होता है। तो ये सिद्ध हो जाएगा, देखो इससे ये हो जाएगी, बात सिद्ध हो जाएगी। अर्थात इसका मतलब ये है N1 इंटरसेक्शन N2 भी एक उपग्रुप होगा। N1 इंटरसेक्शन N2 भी क्या होगा? उपग्रुप होगा। अब देखो मैं पॉइंट लेता हूं A बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2। A बिलोंग क्या लिया? वो बिलोंग करा है ये ले लो, चलो N ले लो, N बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2 है। तो अब देखो क्या होगा? N बिलोंग करेगा N1 से और N बिलोंग करेगा N2 से। अब देखो अपने को कंडीशन ये सिद्ध करनी है, अब देखो N1 जी का अब देखो करने करने क्या है? किसी जी के दो विशिष्ट उपग्रुप, तो मान लो N1 भी क्या है? जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तो N1 भी जी का विशिष्ट उपग्रुप है तथा A बिलोंग टू जी है तथा A बिलोंग टू जी को है। उसके लिए कंडीशन क्या होगी? अगर N1 है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर A बिलोंग प्रत्येक A बिलोंग टू जी, N बिलोंग टू N1, तो इंप्लाई दैट A and इनवर्स बिलोंग टू N1। इसका समीकरण 1 दे दो। ये इस कंडीशन को बोलो। ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देखो आगे आप देखो N2 जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तो इसके लिए भी ये कंडीशन फॉलो होगी। अगर देखो A बिलोंग टू जी है, N बिलोंग टू N2 है, तो इंप्लाई दैट A and A इनवर्स बिलोंग टू N2 होगा। इसको आप समीकरण दे दो। अब देखो अपने बात की थी कोई ग्रुप है, उसको अपने किसी ग्रुप का उपग्रुप दर्शाना है, तो कंडीशन क्या होगी? क्या अगर A बिलोंग टू, अब देखो बात की थी विशिष्ट उपग्रुप की, तो देखो
अगर A बिलोंग टू G है, N बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2 है, तो इंप्लाई दैट क्या होना चाहिए A इनवर्स बिलोंग टू N1 इंटरसेक्शन N2। और अब देखो ये आप A इनवर्स बिलोंग टू N1 है समीकरण 1 और A इनवर्स बिलोंग टू N2 ये समीकरण 2 है। अब देखो ये N1 से बिलोंग कर रहा है और ये N2 से बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग है इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तब क्या होगा N1 इंटरसेक्शन N2 G का यह से लिखो N1 इंटरसेक्शन N2 G का विशिष्ट उपग्रुप होगा। N1 इंटरसेक्शन N2 है वो G का क्या होगा विशिष्ट उपग्रुप होगा। आगे देखो और करना इंपॉर्टेंट आगे जो पढ़ने हैं, यदि किसी ग्रुप G का उपग्रुप N, ग्रुप G का उपग्रुप N, यदि किसी ग्रुप G का उपग्रुप H है तथा Ng का विशिष्ट उपग्रुप है तो H इंटरसेक्शन N H का विशिष्ट उपग्रुप होगा, जबकि G का होना आवश्यक नहीं। अब देखो प्रमेय कथन क्या है, यदि किसी ग्रुप G का उपग्रुप H है और H क्या है G का नॉर्मल सबग्रुप है, तब क्या होगा कि H इंटरसेक्शन N है वो H का क्या है विशिष्ट उपग्रुप होगा, जबकि G का होना आवश्यक नहीं है। ये अपने को सिद्ध करके दिखाते हैं कि इसका होगा और इसका आवश्यक नहीं है। आप देखो माना G एक ग्रुप है तथा Hg का उपग्रुप है। G एक ग्रुप है और H क्या है G का उपग्रुप है तथा साथ ही तथा Ng का विशिष्ट उपग्रुप है। अब देखो ग्रुप G है कोई ग्रुप है और H इसका क्या उपग्रुप है और N भी क्या है G का विशिष्ट उपग्रुप है। तो अब देखो H इंटरसेक्शन N होगा वो भी क्या होगा G का उपग्रुप होगा। देखो N क्या G का विशिष्ट उपग्रुप है, तो विशिष्ट उपग्रुप है तो विशिष्ट उपग्रुप कब होता है वो पहले उपग्रुप होगा तभी तो विशिष्ट उपग्रुप बनता है। तो देखो N भी G का विशिष्ट उपग्रुप है और H भी क्या है G का उपग्रुप है, तो इसका इंटरसेक्शन होगा H इंटरसेक्शन N वो G का क्या होगा उपग्रुप होगा। अब H इंटरसेक्शन N है, H इंटरसेक्शन N G का उपग्रुप है। अब देखो H इंटरसेक्शन N H और N देखो H और N क्या होगा कौन से अवयव कॉमन होंगे। देखो
जो एच वाला भी होगा, कहने मतलब है एच इंटरसेक्शन एच में कंटेन होगा एच में सम्मिलित होगा, तब क्या होगा, एच इंटरसेक्शन एन एच का उपरूप होगा। आगे देखो, यदि x बिलोंग टू h है, h बिलोंग टू h है, तब क्या होगा, देखो x बिलोंग टू h है और h बिलोंग टू h है। अब अपना x दिया है h का और n बिलोंग टू आप लो, अच्छा h बिलोंग h ले लो, तो क्या होगा, देखो x इनवर्स वो भी किसमें आ जाए, h आ जाए, तब बोलेंगे h क्या होगा, विशिष्ट उपरूप होगा, h क्या हो जाएगा, विशिष्ट उपरूप होगा। अब देखो पहली बात ये है कि h कंटेनिंग n है, इसको आप समीकरण देख लीजिए। आगे देखो x इनवर्स है, वो किसमें है, बिलोंग करेगा h में करेगा, तो x इनवर्स होगा, वो सूत्र किसका होगा, अब देखो इसमें अवयव आएंगे वो किस सूत्र आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंटेनिंग x। आगे देखो अब देखो आपने लिख दिया h बिलोंग टू h इंटरसेक्शन n और h बिलोंग टू ले लिया आपने, h बिलोंग टू h ले लिया। अब देखो अगर आप करेंगे h बिलोंग टू h इंटरसेक्शन n है, इसका मीनिंग क्या होगा, देखो h बिलोंग टू h होगा और h बिलोंग टू n होगा, h है वो h में भी होगा और h है वो n में भी होगा। अब अपने को ये क्या करना है, अपने को h इंटरसेक्शन n को h का विशिष्ट उपरूप दिखाना है। तो देखो x है, अब प्रत्येक आप x बिलोंग टू h करवा रहे हो और h बिलोंग टू h ले रहे हो, तब क्या होगा, x इनवर्स बिलोंग टू आएगा h, x बिलोंग टू h ले रहे हो, h बिलोंग टू h ले रहे हो, तो x इनवर्स निकालेंगे वो भी किसमें आएगा, h में आएगा। इसको आप समीकरण लिख दो। आगे देखो अगर यहाँ पर तो बात की थी अपनी h बिलोंग टू n की, तो h बिलोंग टू n है, h बिलोंग टू n है, x बिलोंग टू h है। अब देखो x बिलोंग टू h है, अगर x बिलोंग टू h है तो क्या होगा, देखो h इनवर्स वो भी किसमें आते हैं, देखो अगर h बिलोंग टू n है, x बिलोंग टू h है, तो देखो ये किसमें आएगा, h में, x इनवर्स है वो किसमें आएगा, h में आएगा। अब देखो x बिलोंग टू n है और आप ऐसे ले लो h बिलोंग टू n और x बिलोंग टू g, तब x है h में आ रहा है, x में तो h क्या है, g का क्या, एक बार इसको आप हटाओ, तो देखो जैसे x बिलोंग टू h है और x किसका उपरूप है, g का है, तो जो अवयव h में होंगे वो किस में होंगे, g में होंगे, तो x बिलोंग टू तक g हो जाएगा, तो इनका डायरेक्ट क्या होगा, h इनवर्स वो किस में आएगा, g में आएगा। इसको आप ऐसे लो कि x बिलोंग टू g है और h बिलोंग टू n है, तो इनका डायरेक्ट क्या होगा, x इनवर्स है
वो बिलोंग टू आएगा n, वो क्या होगा n होगा। तो समीकरण 1 और 2 के पास x इनवर्स किसमें आ रहा है, h में भी आ रहा है और n में भी आ रहा है। x इनवर्स है वो बिलोंग कर रहा है h में भी कर रहा है और x इनवर्स है बिलोंग टू n भी हो रहा है। इसका मतलब है x इनवर्स है वो बिलोंग करेगा h इंटरसेक्शन n से। और ये किसका भाई h में आएगा तो ये ऊपर किसका बचेगा, h इंटरसेक्शन n है वो ऊपर होगा n का। आगे देखो, आगे आप लोग ये भी बोला हुआ है कि g का विशिष्ट उत्तर बना आवश्यक नहीं है, तो इसको अपने एक एग्जांपल से समझेंगे। g का विशिष्ट उत्तर बना आवश्यक नहीं है, इसको अपने एग्जांपल देखो। एग्जांपल है जैसे h बराबर आपने लिया है क्रमचय ले लो आपके सामने, प्रश्न क्रमचय है 1, दूसरा लिया आपने क्रमचय ऐसे ले लो 1 1 2 3 4 चक्रीय क्रमचय ले लो आप। आगे देखो जैसे आपने लिया 1 3 2 4 1 4 3 2, इस प्रकार का क्रमचय ले लो आप। और देखो इसका n इस प्रकार ले लो, n में भी 1 10 क्रमचय है 1 2 3 1 3 2, इस प्रकार का एग्जाम्पल लो। अब देखो आप क्या करेंगे, ये कभी इसका लेंगे h का, प्रत्येक जैसे h बिलोंग टू h लेंगे, ये क्रमचय लेंगे इसका h का, और ये क्रमचय आप जैसे n का लेंगे। जैसे मान लो आपने लिया n बिलोंग टू n, कोई क्रमचय लिया, तब क्या होगा, ये कंडीशन देखो h n h इनवर्स वो क्या करेगी, नॉट बिलोंग टू n होगी, तब ये क्या हो जाएगा, आपकी बात असत्य हो जाएगी और ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी अभी लेके चेक कर सकते हो, ये कंडीशन क्या होगी, फॉलो नहीं होगी। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जी का होना आवश्यक है। हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं।